मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का विज्ञान का अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो अपना आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमने मिश्रणों में से पदार्थों को अलग अलग करने की विधियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं कि वायु को जो गैसों का मिश्रण है उसमें से गैसों को किस तरह से पृथक किया जाएगा। तो इसके लिए है कि एक वायु को सबसे पहले एक फिल्टर छानक से निकाला जाएगा, जिससे कि उसमें जो उपस्थित धूल आदि के कण हैं वो कण वहीं रुक जाएंगे। आगे आने पर इसे एक ऐसे उसमें लाएंगे जहाँ पे कि इसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके, और दबाव बढ़ाने पर इससे क्या है, यह वायु थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने पर गर्म वायु को आगे भेजा जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसमें जल प्रवाहित किया जाएगा और जल के द्वारा इसे ठंडा किया जाएगा। और जब ये इसे किया जाएगा तो ये एक तरह से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, संपीड़ित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो संपीड़ित वायु है इसे जब भेजा जाएगा तो यहाँ पे पृथक करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुष्क बर्फ़ के रूप में बाहर आ जाएगी। आगे जो गैस आएगी, जो वायु आएगी, उस वायु को विस्तारक जेट से आगे कराए। यहाँ प्रभाजी कॉलम आसवन है, यहाँ पे इसे धीरे धीरे गर्म किया जाएगा। और जब इसे गर्म करेंगे तो गर्म होने पर ये अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग गैस परिवर्तित अलग अलग हो जाएगी। जैसे ज़्यादा ऊंचाई पे नाइट्रोजन आ जाएगी, उससे नीचे आर्गन आ जाएगी, और ऑक्सीजन ये आई द्रव्य रूप में आएगी, और ऑक्सीजन को हम किसी एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है वायु से गैसों को पृथक करते हैं। जैसे लिखा हुआ इसमें, वायु में उपस्थित गैसों को पृथक करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाते हैं, फिर ताप को घटाकर वायु को ठंडा करते हैं। ताप घटाने के लिए मैंने बताया था, जैसे कि हम इसमें जल में प्रवाहित कर रहे हैं, ये जल इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, जल के उससे जाता है तो इससे ताप इसका घटाया जाता है, जिससे कि ये संपीड़ित हो जाती है और द्रवित हो जाती है। अब द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन, जो ये कॉलम है, इस कॉलम में करते हैं, जहाँ पे ये क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से इसे पृथक किया जाता है। इसके बाद आता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग करता है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में करते हैं। जैसे कि समुद्री जल है, समुद्री जल से जब हम नमक को प्राप्त करते हैं तो नमक प्राप्त करने के साथ साथ उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यह विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से भिन्न होती है। वाष्पीकरण से तो हम जल अलग हो जाएगा विलय में से, परंतु उसके साथ साथ अशुद्धियाँ उसमें रह जाएंगी। उन अशुद्धियों को निकालने के लिए क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि का। अब इसमें यह विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निकालने से कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। कि जब हम गर्म करते हैं तो कुछ ठोस क्या है, विघटित हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जिसके कारण क्या, वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित करती हैं। कि हम जैसे समुद्र का जल है उसे छानेंगे भी तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तो और जब उसका वाष्पीकरण कराएंगे तो वाष्पीकरण में वो अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस कारण से हम इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ का होता है, समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध नमक प्राप्त करने में इस विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए फिटकरी का शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है कि हमारे घर में जब हम घर में आते हैं, हमारे घर में जल कैसे आता है, अशुद्ध जल से शुद्ध किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो उसके लिए है, जल की शुद्धि के लिए जो जहाँ पर हमने जल एकत्रित किया जाता है उस जल को एकत्रित करके उसे एक तलहट टैंक में डाला जाता है। इस टैंक में जब डाला जाता है तो यहाँ पर जल को छोड़ा जाता है, और जितने भी भारी कण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ठोस पदार्थ जो भारी कण होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं।
इसके बाद ऊपर से जल लेकर इसे एक दूसरे पात्र में डाला जाता है, जहाँ पे इसे धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे क्या है, जो उसमें निलंबित कण होते हैं, जैसे कोलाइडल कण इस तरह के जो हमने पढ़े थे, तो वो कण जो हैं एकत्रित होकर नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से उसमें जल, उसके बाद इसे एक छानक टैंक से करता है, जहाँ से जैसे फिल्टर, जहाँ पे से छाना जाता है, जिसमें क्या है, नीचे मोटे कंकड़ होते हैं, ऊपर बारीक हैं और उसके ऊपर रेत या बालू है, और यहाँ से आता है तो ये छानक होता रहता है इसमें, यानी कि फिल्टर। और उसके बाद ये यहाँ से जो आता है, ये पानी को फिर एक टैंक में ले जाता है। अब ये शुद्ध जल है, परंतु इसमें कुछ बैक्टीरिया रहता है। इन बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें क्या है, क्लोरीनीकरण किया जाता है, यानी कि क्लोरीन इसमें मिलाई जाती है, जिससे कि जो इसमें बैक्टीरिया हैं वो सारे समाप्त हो जाएं, और उसके बाद ये हमारे घरों में आपूर्ति के लिए भेजा जाता है। तो ये एक मेथड है जिसके द्वारा हमारे घरों में शुद्ध जल आता है। इसके बाद है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, हम जानते हैं 2 प्रकार के। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें कि हम पदार्थ को पुनः मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसका सिंपल उदाहरण है कि बर्फ़ का, अगर हम बर्फ़ को जमाते हैं, बर्फ़ जमती है, बर्फ़ को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कुछ समय पश्चात वो पिघल के जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि क्या है, उस जल को अगर हम दोबारा से ठंडा करेंगे तो वो दोबारा से ठंडा करने पर बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जल है, जैसे जल ही रहता है, जल की तीनों अवस्थाएं, पर इनमें केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके अब जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, या तो प्रयोग किया जाता है या उसमें बहुत कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसी जगह रासायनिक परिवर्तन, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, यानी कि इसमें जब एक बार रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं तो उसे पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, या तो उत्सर्जित होती है, निकलती है, या ग्रहण की जाती है। जैसे कि इसके उदाहरण है, लकड़ी का जलना हो गया, भोजन का बनना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। अब आता है तत्व। तत्व क्या है? तो तत्व के बारे में सबसे पहले जो है, फ्रांस के जो रसायनज्ञ थे एंटोनी लॉरेंज लुवाइजी, उन्होंने सबसे पहले इसे परिभाषित किया था। और उन्होंने इसके क्या परिभाषा थी, उन्होंने बताया था कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। यानी कि तत्व सबसे छोटा एक कण है जिसे हम किसी उसमें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ये साधारणतः धातु या तो धातुएं होती हैं, या अधातुएं होती हैं, या उपधातु होती हैं। इन 3 भागों में से वर्गीकृत करते हैं। अब देखते हैं धातु क्या है। धातुएं जो हैं वो निम्न गुण धर्म प्रदर्शित करती हैं। इनमें से सभी गुणधर्म हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। जैसे ये चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं, चांदी जैसी सफ़ेद और सोने जैसी पीले रंग की होती हैं। यानी कि चांदी और सोने की तरह ये चांदी का रंग जैसे सफ़ेद होता है या सोने का पीला होता है, तो उसकी तरह ये हो सकती हैं। ये ताप और विद्युत के सुचालक होती हैं। यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या ताप गर्म करेंगे तो ये गर्म भी होती है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित भी होती है। ये तन्य होती हैं। तन्ने का अर्थ मतलब है हम इसे गर्म करके इसे बारीक उसमें लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। आघात वर्धीय होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी कि जब इन पर प्रहार किया जाता है, इन पर चोट मारी जाती है, तो ये प्रतिध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे रखे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है
पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। वो एक धातु है, परंतु ये उसका अपवाद है धातुओं का कि यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर के जो नीचे नॉब होती है, बॉब होती है, उसमें पारा भरा होता है। इसके अधातुएं निम्न गुणों को या इसमें सभी या कुछ गुणों को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहले ये विभिन्न रंगों की होती है, इनके अलग अलग रंग होते हैं। दूसरा, ये ताप या विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें ताप और विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तीसरा है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण या आघातवर्धी नहीं होती। ना तो ये चमकीली होती है, ना ये प्रतिध्वनि देती है, और ना ही ये इन्हें आघातवर्धी मतलब इन्हें पीटकर पतली तारों में नहीं बदल सकते। इसके उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। इसके बाद है कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच में होते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। अर्थात कुछ गुणधर्म इनके धातु के से मेल खाते हैं और कुछ गुणधर्म अधातु से मेल खाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आदि क्या है, उपधातु हैं। अब है यौगिक। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। यानी कि यौगिक में जो दो या दो से अधिक तत्व होंगे वो एक अनुपात में मिलेंगे। जैसे इसका उदाहरण एक जैसे जल है, तो जल का एक नियत अनुपात है। जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों के नियत अनुपात है। ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा मिला दें या हाइड्रोजन को ज़्यादा मिला दें। अब है मिश्रण और यौगिक में क्या क्या अंतर है। तो मिश्रण और यौगिक में मिश्रण है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। जब कोई तत्व और यौगिक को मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। जैसे इसका पहले मैं उदाहरण बता देता हूँ कि हमारे पास लोहे का चूर्ण और गंधक का चूर्ण हो, तो उन्हें दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उन दोनों को मिला के एक मिश्रण तैयार होगा। उसी जगह अगर लोहे का चूर्ण और गंधक के चूर्ण को मिलाकर उसे गर्म किया जाए तो गर्म करने पर वो अभिक्रिया करेंगे और आयरन सल्फाइड बनाएंगे। तो इसी ये उदाहरणों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जो है नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ आयरन सल्फाइड है, ये नया यौगिक बन रहा है, जबकि मिश्रण में कोई नया यौगिक निर्माण नहीं होता। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय हो सकता है। इसे हम दोनों को अलग अलग भी इसमें से कर सकते हैं। लोहे को और गंधक को हम अलग कर सकते हैं। जबकि यौगिक में क्या है, जो नया पदार्थ बनता है उसका संगठन सदैव स्थायी होता है। उसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, विद्युत अभिक्रियाओं के द्वारा ही उसका संगठन परिवर्तित हम कर सकते हैं, और कोई नहीं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जो मिश्रण में घटक होते हैं उनके गुणधर्मों को बताता है। जबकि यौगिक जो है, यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं वो पूरी तरह से मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, परंतु उनके संयोग से जो बनता है, उनकी अभिक्रिया से जो बनता है वो जल बनता है। और जल क्या है, जल हमारा एक द्रव है, तो उसका गुणधर्म अलग ही हो गया। घटकों को भौतिक विधियों से सुगमता से पृथक किया जाता है। जब यौगिक जो मिश्रण है, मिश्रण में से जो घटक हैं उन्हें हम भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा, भौतिक कुछ अभिक्रियाएँ विधियाँ जैसे छान कर हो गया, या इस तरह से कुछ विधियाँ थी उनके द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं। जबकि घटकों को अलग करने के लिए, घटकों को अलग करने के लिए केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। इसमें केवल या तो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया से ही अलग कर सकते हैं। तो ये थे यौगिक और मिश्रण। अब आता है, हमने भी पढ़ा था एक नियत अनुपात पे। तो ये नियत अनुपात क्या होता है, तो ये है स्थिर अनुपात का नियम है कि रासायनिक यौगिक जब भी बनता है तो उसमें द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। कि रासायनिक यौगिक में जो द्रव्यमान है वो बराबर होंगे दोनों के, एक नियत द्रव्यमान होगा, एक अनुपात उनका नियत होगा। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है कि जब जल बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1:8 में होगा। यानी कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 8 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे, तब हमारा जल बनेगा, और इसी अनुपात में रहेगा। अगर हम हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे तो साथ साथ ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमने पदार्थ लिए थे उनका जो कुल द्रव्यमान था अभिकारक का, और जो हमारे उत्पाद बनेंगे, जो हमारे बाद में जो यौगिक बनेगा, उनके द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान बराबर होंगे। जैसे कि ये ऊपर ये भी क्या बताइए, जल बनाने के लिए तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और ऑक्सीजन का 8 ग्राम वो लिया है, तो इन दोनों का टोटल जो द्रव्यमान हो गया वो 9 ग्राम हो गया, तो हमारा 9 ग्राम जल बनेगा। तो ये था हमारा अध्याय 2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।